To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है और वे कौन कौन से वर्ण होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है और द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। फिर आप जानेंगे अयोगवाह किसे कहते हैं, वो कितने होते हैं और कौन कौन से वर्ण अयोगवाह कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। आप गौर करेंगे तो इसको बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधा से समझ सकेंगे। इसकी परिभाषा है कि जो वर्ण दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, जो व्यंजन वर्ण दो वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसे संयुक्ताक्षर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन हैं, थोड़ा यहाँ गौर कीजिए। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ऐसा क्यों कहा गया कि ये दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं? तो इसे समझने के लिए आप इसके निर्माण की, उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझ लीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं अक्ष वर्ण है, तो ये क हलंत और मूर्धन्य स के मेल से, योग से बनता है। दोनों भिन्न हैं, दोनों असमान हैं, समान नहीं है। और इसी से क्षेत्र, क्षेत्रीय और क्षत्रिय इत्यादि शब्द का निर्माण होता है। अगर आप इंग्लिश से इसकी तुलना करेंगे तो आप जानते हैं कि एस एच से अक्ष होता है, और इसको अलग करके भी देखेंगे तो के से क हो गया, एस एच से मूर्धन्य स हो गया। वहाँ इंग्लिश में और यहाँ हिंदी व्याकरण में बिल्कुल समानता है, एकरूपता है। उसके नीचे त्र है, जो त हलंत और र के योग से बनता है, और इसी से त्रिशूल, त्राण, त्रेता युग इत्यादि शब्दों की उत्पत्ति होती है, शब्दों का निर्माण होता है। और आप देखेंगे कि अंग्रेजी में भी त्र के लिए टी आर का ही प्रयोग होता है, और टी से त, आर से र। यहाँ भी आप एक रूपता देख रहे हैं। फिर ज्ञ शब्द है, जो ज हलंत और य के योग से बनता है, इसके मेल से बनता है, और इसी से ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। और इंग्लिश में भी देखेंगे तो जे एन ज्ञ के लिए व्यवहार में, उपयोग में लाए जाते हैं। जे से ज और एन य के लिए भी आता है। वैसे भैया बहनों, मैं आपको बतला दूं कि जिसको हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं या ज्ञ पढ़ते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण जो है वो ज्ञ होता है। लेकिन हम लोगों के अभ्यास में नहीं रहने से हम लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ज्ञ या ज्ञ बोलते हैं। जब बड़े बड़े संस्कृताचार्य से आप मिलेंगे और वे बात करने के क्रम में जब आप ज्ञान बोलेंगे तो वो तुरंत टोक देंगे, क्योंकि इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञ है। और वो आपको बतलाएंगे कि ज्ञान होता है, ज्ञानी होता है, विज्ञान होता है। लोग जानकारी के अभाव में
ज्ञ बोलते हैं, जबकि इसका उच्चारण ज्ञ या ज्ञ नहीं होना चाहिए। फिर आप देखेंगे भैया बहन कि यहाँ स्र है, चौथा संयुक्ताक्षर वर्ण। यह तालव्य श और र के योग से बनता है, और इंग्लिश में भी देखेंगे तो श्र के लिए SHR आता है। आप देख रहे हैं SH तालव्य श के लिए और R ये र के लिए। और फिर इस स्र से जिस शब्दों की उत्पत्ति होती है, जिस शब्द का निर्माण होता है, श्रीमान, श्रीमती, श्री राम इत्यादि, ये सब जो शब्द हैं वो स्र से बनते हैं। उसके बाद प्रश्न आपके जेहन में आता है कि द्विगुण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न है द्विगुण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो आप जरा सा गौर कीजिए, ध्यान से देखिए। इसकी परिभाषा है, जिन व्यंजन वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर, मतलब अनुस्वार की तरह नए वर्ण बनाए जाते हैं, उसे द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। द्विगुण दो शब्दों के योग से बना है, द्वि और गुण। द्वि का मतलब होता है दो, मतलब जिन व्यंजन वर्णों में दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें हम द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में द्विगुण व्यंजन वर्ण को हम उच्छिप्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है उछला हुआ। आप ऐसे समझे कि ये जो बड़ी र है और र है, ये कोई नया वर्ण नहीं है। आप टवर्गीय व्यंजन वर्ण को जानते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ, बड़ी न, तो वहाँ ये ड और ये ढ पहले से है। उसके नीचे बिंदु लगाकर अनुस्वार की तरह नुक्ता लगा करके हम बड़ी र बनाते हैं और र बनाते हैं। और बड़ी र से आप जब पेड़ का निर्माण करेंगे, पेड़ लिखेंगे, तो यहाँ बड़ी र की मात्रा आती है। उड़ान में बड़ी र आती है, और फिर लड़ाई है, सड़क है, यहाँ आप देखेंगे क्लियर कि बड़ी र का उच्चारण होता है, उसका उपयोग होता है। और फिर यहाँ आप जो र देख रहे हैं, इसको लोग ढ पढ़ते हैं अज्ञानतावश। ये ढ नहीं है, र है, और यहाँ रह की मात्रा है। जैसे आप देखते होंगे शब्दों को, पढ़ना, ये पढ़ना नहीं है, र है, पढ़ना, चढ़ना, सीतामढ़ी बोलने के क्रम में लोग बोलते हैं सीतामढ़ी, लेकिन वो सीतामढ़ी नहीं है। चूंकि आप अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो SITAMARHI लिखेंगे, RHI से रही होता है, मतलब क्लियर है कि वहाँ रह की मात्रा है। अब हम लोग अयोगवाह के बारे में जानेंगे। तो अब प्रश्न बच जाता है भैया बहन कि अयोगवाह किसे कहते हैं। प्रश्न है, अयोगवाह किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बतलाई जाती है कि वैसे वर्ण जो स्वर वर्ण के योग्य नहीं हैं और न ही व्यंजन वर्ण के योग्य हैं, फिर भी अर्थ वहन करते हैं, इसलिए उसे अयोग्यवाह कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह स्वर वर्ण नहीं है और यह व्यंजन वर्ण भी नहीं है, फिर भी यह अर्थ वहन करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, इसलिए हम इसको अयोग्यवाह कहते हैं। आप देख रहे हैं, यह 3 शब्दों के योग से बना है। अयोग्यवाह जो है ये 3 शब्दों के मेल से बना है। अ जोर योग जोर वाह। अ का अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है योग्य, मतलब लायक, और वाह का अर्थ होता है
वहन करना मतलब ढोना। तो सीधी सी बात है, परिभाषा को ही यह शब्द चरितार्थ करते हैं कि मतलब यह स्वर वर्ण के योग्य नहीं है और न ही ये व्यंजन वर्ण के योग्य हैं, फिर भी अर्थ प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको हम अयोगवाह कहते हैं। यह स्वर नहीं है और आप देखेंगे कि यह व्यंजन वर्ण के पहले कहीं भी नहीं आता है, उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए व्यंजन वर्ण भी नहीं है। फिर भी यह स्वर वर्ण पर भी लगता है और यह व्यंजन वर्ण के साथ भी प्रयुक्त होता है, व्यवहार में उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए हम इसको अयोगवाह कहते हैं। और इनकी संख्या 2 होती है। अंग अ है। अंग को आप अनुस्वार भी कहते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु देते हैं तो वह अंग या अनुस्वार ऐसा बनता है। और अह विसर्ग को कहते हैं और विसर्ग को यहाँ इस तरह से उद्धृत किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, व्यवहरित किया जाता है। तो यही अयोगवाह है। अगले कलांश में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।